जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में और आज के एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है 8 जुलाई और आज के दिन हम डिस्कस करेंगे 3 रेलेवेंट एडिटोरियल्स। तीनों टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पे आपके सामने अवेलेबल हैं। सो दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है, सिटीज दैट केयर। तो ये आर्टिकल जो है इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन से पर्टिनेंट है, GS1 कॉम्पोनेंट। फिर दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे LGBTQ कम्युनिटी के बारे में। तो ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज की यहाँ पे बात करी जा रही है, क्या क्या कंसर्न्स है उनके मेंटल हेल्थ के जो वी एज अ सोसाइटी हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके कंसर्न्स को भी इतनी सेंसिटिविटी नहीं दिखा पा रहे हैं। ये सब बातें हम एनालाइज करेंगे। और अंत में दोस्तों एक आर्टिकल जो है ये एनवायरमेंट से भी संबंधित है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन से भी संबंधित है, जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स करी थी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। अमेंडमेंट्स अभी कंप्लीटली करी नहीं है, कुछ प्रपोजल्स रखे हैं जो कि अभी ओपन है फॉर पब्लिक डिस्कशन। तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। छोटा सा आर्टिकल ये भी द हिंदू में आया है, जस्ट फाइन के नाम से। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कमेंट करते हैं कि जी क्वेश्चन जो आप डालते हैं एडिटोरियल में इसको कहाँ पे करना है। तो भाइयों बहनों हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग है। नाउ if you want to get access to the link of this telegram channel, what all you have to do is just check the description box and you will find this link. Click this link और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस मिलेगा। यदि नहीं मिलता तो आपने इस नंबर पे 6280133177 इस नंबर पे आपने टेलीग्राम की ऐप से मैसेज करना है और साथ के साथ आपको हमारी तरफ से ऐड कर दिया जाएगा। मॉडल आंसर भी आपके साथ शाम को 6 बजे टेलीग्राम के ग्रुप में पिन करा जाएगा, जो कि क्वेश्चन हम पूछते हैं अलॉन्ग विद द बेस्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट जिसने आंसर लिखा है वो भी पिन करा जाएगा। चलिए, तो बेस्ट आंसर जो कल वाला क्वेश्चन था रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ की जो बात करी जा रही थी, तो बेस्ट आंसर है जानवी पांडे जी का। वेरी वेल डन जानवी। तो शुरू में यहाँ पे शुरू करते हैं आंसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना की कोर्ट से, ठीक है, जहां पे वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं कि जो रूल बाय लॉ है वो हमको अंग्रेजों की देन है, कॉलोनियल हमको ये मिला है, राइट। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी इन्होंने बहुत अच्छा बताया है। बाद में इन्होंने कुछ केसेस के बारे में बात करी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रो वर्सेस वेड जो हमने कल आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, या अगर हम स्टान स्वामी जी के केस की बात करें जहां पे मिस मैनिपुलेट किया जाता है, मिस इंटरप्रेट किया जाता है रूल ऑफ लॉ बाय द रूल बाय लॉ, राइट। तो ये इन्होंने केसेस यहाँ पे डिस्कस करे, फिर इन्होंने यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट जुडिशरी पे क्या है, लेजिटिमेसी ऑफ जुडिशरी की बात करी जा रही थी, लेजिटिमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कल बात करी जा रही थी। तो ऑब्वियसली अगर ये इफ दिस इज लीडिंग टू इरोजन ऑफ फेथ इन द जुडिशरी देन डेफिनेटली दैट विल हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एज वेल, राइट। और वो क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी का वो इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे एड्रेस किया है और अंत में वे फॉरवर्ड इन्होंने मेंशन करा है। तो वेरी वेल डन जानवी। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितने मिनट में आंसर लिखा है। Now let's start with the articles. Now cities that care written by Amarjeet Sinha. He is a former bureaucrat. Now what does he write? Now see, it is everybody's aspiration कि भाई अब हर कोई चाहता है कि हम शहरों में रहना शुरू करें। काफ़ी रिपोर्ट्स आती हैं जो कि हमको बताती रहती हैं दैट बाय 2030 अर्बनाइजेशन रेट बढ़ेगा। अब जैसे लोगों के पास नौकरियां आ रही हैं, जैसे लोग एजुकेशन और प्राप्त कर रहे हैं, तो रूरल एरिया से भी लोग यहाँ पे अर्बन एरियाज में रहने के लिए आ रहे हैं। आफ्टर ऑल हर किसी की एस्पिरेशन है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। अगर हम डेवलप्ड पाथ में जाना चाहते हैं तो वी वुड वांट कि जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़े। चलो जीडीपी में तो हम काफ़ी अच्छा कर ही रहे, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी बढ़ना, अर्बनाइजेशन होना, गांव से लोगों को यहाँ पे नॉन फार्म जॉब्स में अब्जॉर्ब करना, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में अब्जॉर्ब करना, गांव के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो भी यहाँ पे आके पढ़ें, पढ़ाई करें, हायर एजुकेशन लें, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इतना आसान है काम? देखिए, हम अपने युवा शक्ति की बात बहुत बार करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड तो हमारे फेवर में है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको सड़क पे चलता हुआ 26-27 साल का दिखेगा। तो इस करके बहुत ज़रूरी है कि हम इस यंग वर्क फोर्स को अब्जॉर्ब करें। लेकिन अभी हाल ही में हमने माइग्रेंट क्राइसिस भी देखा था 2 साल पहले। अब जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जिनकी एस्पिरेशन थी कि शहरों में जाके नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, अपने गांव में पैसे भेजने हैं, कोरोना के चलते देखिए अब उनके सारे सपने बर्बाद हो गए थे, उनको अपने गांव जाना पड़ा। लेकिन चलो पैंडेमिक अब वेन कर चुका है, चलो ठीक है, अब इतना नहीं लग रहा कि कोरोना का फिर से कोई वेव आएगा, वैसे भी है, लेकिन लोग अब गाँव से शहर में वापस आना शुरू कर रहे हैं। तो अगर वो गाँव से शहर में आ रहे हैं तो 2 बातें यहाँ पे ज़रूरी है। एक तो कोशिश होनी चाहिए सरकारों की कि कैसे उनको नौकरियां मिल सके, ठीक है। चलो, हम काफ़ी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी हमने माइग्रेंट भाइयों को, माइग्रेंट लेबर्स को पहुंचाए थे पिछले 2 सालों में, चाहे वो स्वनिधि स्कीम की बात करें,
चाहे वो गरीब कल्याण योजना की बात करें, हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत जरूरी है कि कैसे हम उनको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं इस वर्कफोर्स को भी, बिकॉज माइंड यू जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है, जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है, वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है हमारी इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा मेजरली कंट्रीब्यूट करती है हमारी जीडीपी में। ठीक है, तो कैसे उनको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं और साथ के साथ उनको इंश्योर करा सकते हैं कि उनको एक अच्छी रेजिडेंशियल जगह मिल सकती है शहरों में जहां पे वो रह सकते हैं। अब यहां पे दोस्तों एक चैलेंज आता है कि हम अर्बन पुअर के लिए लाइफ्स कैसे बेटर रखें। देखिए, अब आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, पब्लिक टॉयलेट्स के बाहर गर्मी है या सर्दी है या बहुत सर्दी है या बहुत गर्मी है, वट एवर द मौसम इट इज, तो हम देखते हैं कि लोग बाहर सो रहे होते हैं, पटरी पे सो रहे होते हैं, रेलवे स्टेशन पे सो रहे होते हैं, है ना, पब्लिक टॉयलेट के बाहर सो रहे होते हैं। अब वो आते हैं गांव से, अब उनके एस्पिरेशंस है लेकिन उनको घर नहीं मिल पाता, तो चैलेंजेस हैं। अब चैलेंज ये है कि कैसे हम अर्बन पुअर जो हमारे भाई बहन हैं उनकी लाइफ कैसे बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है, इलेक्टेड लीडरशिप होनी चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज में। देखिए, वैसे तो 73rd और 74th अमेंडमेंट डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, लेकिन वाकई में क्या हमारे शहरों में, हमारी अर्बन लोकल बॉडीज में जो मेयर है, क्या वो इलेक्टेड होता है? अक्सर ये माना जाता है कि यदि मेयर का इलेक्शन होगा, आमतौर पे क्या होता है, जो इलेक्टेड काउंसलर्स होते हैं तो वो नॉमिनेट करते हैं किसी एक व्यक्ति को एज अ मेयर। आमतौर पे जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथ में होती है? म्यूनिसिपल कमिश्नर के हाथ में होती है। अब जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो किसका नुमाइंदा होता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो अपॉइंटेड किया जाता है। लेकिन अब यहां पे ये बात समझनी जरूरी है कि अगर हम लीडरशिप की बात करें तो वाई नॉट, अगर हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो वाई नॉट कि हम इस दिशा में जाएं जहां पे इलेक्टेड लीडरशिप है जो कि अर्बन लोकल बॉडीज में सर्व कर रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये नहीं है, बिकॉज अक्सर ये डाउट, अक्सर ये क्वेश्चन सामने आ जाता है कि अगर हम मेयर्स को भी इलेक्ट कर रहे हैं, साथ में एक चीफ मिनिस्टर भी है, तो फिर पावर सेंटर्स डुअल हो जाएंगे, तो ये बात ठीक नहीं बैठेगी। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चन ऑफ म्यूनिसिपल लीडरशिप है इसको एडिक्वेटली एड्रेस करना चाहिए। अगर हम डेवोल्यूशन की, डिसेंट्रलाइजेशन की हमने बात करी ही थी 73rd और 74th अमेंडमेंट के चलते, तो फिर ये बात हम क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की, देखिए अब अगर यहाँ पे कहेंगे भारत में सारे के सारे लोग गरीब हैं, 66% लोग गरीब हैं जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के चलते ग्रेन्स चाहिए, चावल चाहिए, वीट चाहिए, तो ये बात तो हजम नहीं होती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बहुत बार बता चुकी है कि जो अगर हम पावर्टी की बात करें तो पावर्टी जो इंडिया में है, कहाँ आज से 10-12 साल पहले 22% थी, आज वो 10-11% पे आ चुकी है। तो इतने गरीब लोग तो नहीं है हमारे यहाँ पे जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के चलते बेनिफिट्स पहुंचाए जा रहे हैं। बार बार हम ये बात करते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्ली उनका क्यों नहीं किया जाता। पीडीएस है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसमें बहुत लीकेजेस रहते हैं। पीडीएस के बारे में हमने बहुत बार बात करी है कि भाई कितने उसमें लीकेजेस होते हैं, कितना करप्शन का स्कोप इसमें रहता है। लेकिन अगर हम बेटर आइडेंटिफाई कर सके गरीबों को, तो देखिए अब गरीबों को, अर्बन पुअर ने जब शहरों में रहना है तो उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो तो उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो हाउसिंग है, चाहे वो खाना है, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज है, तो वो तो उनको बेसिक मिलने चाहिए। तो इस करके बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स हो, कम्युनिटी लेड ऐसे इनिशिएटिव्स हो जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं गरीबों को और किनको इंटाइटलमेंट मिलनी चाहिए अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है जी, क्योंकि इसमें बहुत डूबियस लोग भी होते हैं, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो इंटाइटल्ड नहीं होते हैं राशन के लिए, लेकिन फिर भी वो इस बात का बेनिफिट उठाते रहते हैं, और जो इंटाइटल्ड होते हैं उनको इस बात का बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर हम बात करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की अगर हम बात करें उनका क्या रोल रहेगा। देखिए, अराउंड अबाउट 7 मिलियन वुमेन, यानी कि 70 लाख वुमेन इन 7 लाख SHGs, दे आर अंडर द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। अब यहाँ पे इस बात का सजेशन दिया गया है कि एक तो जो SHG नेटवर्क है इसको और स्ट्रेंथन करा जाए। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के चलते इनको और लोन्स मिले जाए, सरकार के द्वारा इनको और इजी क्रेडिट अवेल किया जाए, और साथ में जो SHGs है जहाँ पे उनका नेटवर्क और स्ट्रेंथन हो रहा है तो वो भी अटेम्प्ट करें कि कैसे वो भी हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज अभी हमने कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स की बात करी जो कि डिप्रीव्ड लोगों के लिए, डिप्रीव्ड हाउस होल्ड्स को बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सजेशन दिया गया आर्टिकल में, जहाँ पे हम अर्बन गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, अपनी सिटीज़ को और कैसे हम सेफ बना सकते हैं, कैसे माइग्रेंट फ्रेंडली बना सकते हैं, अर्बन पुअर फ्रेंडली बना सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें ऐसे हाउस होल्ड्स को, ऐसे लोगों को जिन लोगों तक सरकार के द्वारा जो स्कीम्स हैं वो बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे हैं। फिर दोस्तों देखिए, अब गरीब लोग आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं गांव से, अपने गांव को छोड़ के शहर में आते हैं, उनके पास रहने को जगह नहीं होती, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, या तो रेलवे स्टेशन पे सोएंगे या फिर किसी पब्लिक टॉयलेट के बाहर या किसी ओपन मार्केट में। अब मौसम देखिए बहुत हॉस्टाइल हो सकता है, बारिशें हो सकती हैं, सर्दी हो सकती है, गर्मी हो सकती है, तो सरकार के द्वारा एक ऐसी सपोर्ट यहाँ पे दी जाए जहाँ पे माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर्स जो हैं माइग्रेंट्स के लिए प्रोवाइडेड किए जाएँ।
ठीक है। और देखिए जो डेस्टिट्यूट लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, कैसे उनके लिए प्रायोरिटी बनाई जा सकती ताकि कैसे उनको एक सेफ और रिलायबल रेजिडेंशियल जगह मिल सकती है रहने के लिए। ठीक है। नाउ अब रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की बात करें, जीएसटी के चलते दोस्तों देखिए जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी कि वो रेवेन्यूज अपना कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले उनके पास वो ऑप्शन था, अगर हम चुंगी टैक्स की बात करें, ऑक्ट्रा टैक्स की बात करें, अब वो ऑप्शन उनके पास नहीं है। ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टैम्प ड्यूटी की, स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है? स्टैम्प ड्यूटी टैक्स है जो कि इंपोज किया जाता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या गिफ्ट करते हैं। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी लिवाई कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट लिवाई करती है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी लिवाई करने के ऑप्शन भी म्यूनिसिपल बॉडीज के पास नहीं है। तो जहां पे हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी बहुत जरूरी है। केवल फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स के ऊपर नहीं बिठाया जा सकता। केवल अगर हम सोचेंगे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो पीआरआईज हैं, वो सिर्फ फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। उनको अपने आप में पावर्स, उनको अपने आप में ये चीज़ें एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी जहां पे वो रेवेन्यू को मोबिलाइज कर सकें और हमारे जो शहर हैं वो और ज़्यादा सेफ बन सके, रिलायबल बन सके, खास करके अर्बन पुअर लोगों के लिए। फिर उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। अब अगर माइग्रेंट्स आए हैं, गांव छोड़ के शहर में आए, तो वो चाहेंगे कि अगर उनके परिवार में कोई बीमार है तो उनका इलाज हो सके। कई बार होता है कि भाई कोई माइग्रेंट, कोई ऐसा कोई आदमी है जो गांव छोड़ के शहर में आया है, लेट्स से वो किसी मेट्रो सिटी में आया है, तो वहाँ पे वो अपने परिवार के लोगों का इलाज करा सकता है। लेट्स से वो दिल्ली में है, बॉम्बे में है, तो उसके लिए एक सेफ रिलायबल एक हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। उनके बच्चों के लिए स्कूलिंग होनी चाहिए। तो इस तरह की जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीड्स हैं वो प्रोवाइड कराना माइग्रेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो यहां पे एक बात आती है द आत्मनिर्भर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना। ठीक है, जिसको अभी प्रायोरिटाइज करा गया है पैंडेमिक के चलते टू स्ट्रेंथन दी अर्बन हेल्थ सेंटर्स। तो हेल्थ की हम बात करें, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की बात करें, पैंडेमिक के चलते तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हमारे हेल्थ सेक्टर के टुवर्ड्स ओरिएंटेड रहा है। तो कैसे अपने हेल्थ सेक्टर को, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर को, टर्शरी हेल्थ केयर को हम कैसे और रोबस्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत चर्चा पिछले 2 साल में करी गई है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में कॉलमनिस्ट कहते हैं कि शायद अभी एक टाइम आ चुका है कि मिनिमम वेजेस को इन्फोर्स करें। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कि देखिए अब इनफॉर्मल सेक्टर में जो लेबरर्स हैं जो काम करते हैं, मोस्टली माइग्रेंट्स होते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में काम करें, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में हो, ठीक है, चाहे वो घर में एज डोमेस्टिक सर्वेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी ऐसे वो काम कर रहे हैं। ठीक है। चाहे आप उनको देखते हैं कि कुछ ऐसे लेबर्स हैं जो कि वाइट वॉश कर रहे हैं कहीं, किसी ऑफिस में, किसी घर में, किसी मार्केट में, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल पे दिहाड़ी पे उनको हायर किया जाता है, लेकिन उनकी जो दिहाड़ी होती है वो काफ़ी कम रखी जाती है। ठीक है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो एक जस्टिफाइड तरीके से उनकी वेजेस सेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक और बात भी सजेस्ट करी गई है केयर इकोनॉमी से ओरिएंटेड, कि देखिए अब जहाँ पे हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बहुत अच्छी बातें करते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है, यूथफुल पॉपुलेशन है, फिर वहाँ पे एक और पॉपुलेशन भी है हमारी जो बहुत एज हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। ठीक है। तो इस करके ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, अब जिनका ख्याल उनके बच्चे नहीं रख पा रहे हैं बिकॉज वो अपने जॉब्स में बिजी हैं या वो कहीं बाहर रहते हैं। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक लेबर की बात करें, ठीक है, डोमेस्टिक हेल्प की बात करें, वो उनका बहुत अच्छा ख्याल रख सकते हैं। तो इस करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज केयर इकोनॉमी में भी कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे एड्रेस करा गया है। बिकॉज अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज केयर इकोनॉमी में बढ़ा रहे हैं तो जो लोग इस सेक्टर में काम करना चाहेंगे वो कौन होंगे? मोस्टली वो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग होंगे, माइग्रेंट लेबर्स होंगे जो सेक्टर में काम करना चाहेंगे। चलिए, सो दोस्तों यहाँ पे आत्मनिर्भर स्वस्थ योजना के बारे भी मेंशन्ड है। ठीक है। सो दोस्तों ये बजट 2021 में अनाउंस करा गया था। हेल्थ को लेके जैसे आपको मैंने बताया बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रखा गया है पिछले 2 सालों में पैंडेमिक के चलते। तो पिछले साल के बजट में स्कीम अनाउंस करी गई थी। इसके बारे में आप जो फीचर्स हैं, जो मेन एलिमेंट्स है स्कीम के, वो आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। चलिए फिर दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कम्युनिटी एंड द हेल्थ इशू ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पे हम एलजीबीटी कम्युनिटी की बात करेंगे। तो पहले तो हम एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में समझें। एलजीबीटी यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स एंड क्वेयर। और अगर हम बात करें एलजीबीटी कम्युनिटी की, सो एलजीबीटी कम्युनिटी दे रिप्रेजेंट अ पीपल विद डाइवर्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन एंड सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी। अब देखिए आमतौर पे बहुत स्टिग्मा रखा जाता है कि भाई अगर कोई बंदा, कोई इंसान इस कम्युनिटी में से है तो लोग उसको एक और नज़र से देखते हैं, और उस नज़र से देखने से होता क्या है, उनके माइंड में एंग्जाइटी पैदा होती है जो कि इस कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे। ठीक है। एक सेंस ऑफ एक्सक्लूजन पैदा होता है। ठीक है। एक सेंस ऑफ डिप्रेशन पैदा होता है कि भाई मुझको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये सब इश्यूज़ के बारे में इस आर्टिकल में बात करेंगे। पहले हम समझे प्राइड मंथ के बारे। तो जून का जो महीना है वो प्राइड मंथ माना जाता है। एक इंटायर मंथ है जो कि डेडिकेट किया जाता है कि कैसे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की जो वॉइसेस हैं उसको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है
LGBT कम्युनिटी के राइट्स को, उनके कल्चर को। थ्रू आउट द मंथ ऑफ जून नेशन वाइड देयर हैव बीन ट्रेडिशनली बीन परेड्स, प्रोटेस्ट, ड्रैग परफॉर्मेंसेज, लाइव थिएटर, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं LGBT कम्युनिटी के जो कि नहीं हैं, हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ HIV, बिकॉज ऑफ एड्स और बिकॉज ऑफ फाइटिंग फॉर द LGBT राइट्स। तो उनके मेमोरी में कमेमोरेट किया जाता है, ठीक है, उनकी स्ट्रगल को कमेमोरेट किया जाता है। तो ये सब जो बातें हैं प्राइड मंथ में जून के महीने में करी जाती हैं, ठीक है। नाउ अब स्टिग्मा और सफरिंग की बात करें। देखिए डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, मेंटल इलनेस किसी को भी हो सकती है। आमतौर पे चाहे आप LGBT कम्युनिटी के हैं चाहे आप नहीं हैं, आपका ओरिएंटेशन जो मर्जी हो, लेकिन मेंटल इलनेस तो किसी को भी हो सकती है। चाहे पैंडेमिक था, चाहे पैंडेमिक नहीं था, चाहे हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम किसी जॉब में हैं, चाहे हम एक मैरिटल रिलेशन में, डिस्टर्ब मैरिटल रिलेशन में, किसी को भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को भी इलनेस हो सकती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग इन जनरल ऑल्सो सामने नहीं आते हैं अपनी मेंटल इलनेस को लेके। उनको इस बात का स्टिग्मा रहता है कि अगर हम अपने कोई डिप्रेशन की बात करेंगे, इलनेस की बात करेंगे, लोग हमको पागल डिक्लेयर कर देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप ये सोचिए कि जो LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कितना हेसिटेट करते हैं। अब उनको भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सोसाइटी में बहुत स्टिग्मा है उनके अगेंस्ट, सोसाइटी में उनके अगेंस्ट बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको अब्यूज़ किया जाता है। आपने ऐसी बातें भी सुनी होंगी अनफॉर्चुनेटली। देखिए अब आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ मर्जी हो सकती है, ऐसा भी कहा जाता है कि उनको 2 थप्पड़ मारिए वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। देखिए इस तरह की बातें करना क्या वो सही है? ठीक है, उनका सेक्शुअल ओरिएंटेशन जो भी है, उनका अपना राइट है अपनी सेक्शुअल ओरिएंटेशन को एक्सरसाइज करने का, उनकी अपनी डिग्निटी है, ठीक है। नाउ अब इसके चलते जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी है, इसके बारे में बहुत कम डिस्कशन इवन फैमिली या फ्रेंड सर्कल में भी करी जाती है। तो अगर किसी के मन में भावना है कि भाई वो उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्ट्रेट नहीं है, कुछ और है, तो वो इंसान शायद हेसिटेट करेगा अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों से भी इसके बारे में बात करने के लिए, मे बी अपने टीचर्स के साथ, अपने स्कूल मेट्स के साथ, अपने कॉलेज मेट्स के साथ भी हेसिटेट करेगा बात करने के लिए, और वो अंदर ही बात दबती रहेगी। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा कि आपको एंग्जाइटी होगी, आपको मेंटल इलनेस होगी, क्योंकि आपके पास आउटलेट नहीं है, आप शेयर किसके साथ करेंगे, ठीक है। अब ये जो स्टिग्मा है ये इन लोगों के साथ पूरी जिंदगी रहता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, चाहे वो जितना मर्जी अकम्प्लिश हो जाए, राइट। लेकिन इस तरह के माहौल में अपने आप के साथ कनेक्ट करना भी बहुत मुश्किल रहता है। बहुत मुश्किल होता है कि आप ऐसे लोगों से मिल पाएँ, चाहे उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो मर्जी हो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कि आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको याद होगा पीछे एक मूवी भी आई थी चंडीगढ़ करे आशिकी, उसमें जो वानी शर्मा है उनका जो रोल था वहाँ पे एज अ ट्रांसजेंडर उसमें दिखाया गया था। तो अगर आपने इस मूवी में भी देखा होगा तो उनको भी कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिला था अपने पेरेंट्स से, ठीक है। इवन जो उनके बॉयफ्रेंड बने थे मूवी में आयुष्मान खुराना, उनसे भी उनको कितना डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था, ठीक है। अब वो आपके अंदर, अब वो होता कि वो फोबिया बिल्डअप होता रहता है ना, साल बाय साल, और आप उसका कोई आउटलेट आपको मिलता नहीं है बिकॉज आपके पास ऐसे रिलायबल फ्रेंड्स नहीं है, आपके पास आप ऐसे लोग नहीं जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? आपको और अकेलापन महसूस होता है, एंग्जाइटी महसूस होती है, आप ड्रग अब्यूज़ भी करना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे रिपोर्ट ये बताती है कि जो LGBTQ कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो खास करके जो नौजवान हैं, दे आर लाइकली टू सफ़र अराउंड अबाउट 1.75 टाइम्स मोर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन दैन द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अब उसके बाद हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह की बातें मन में आती हैं किसी व्यक्ति की, तो ऑब्वियसली पहला पॉइंट क्या होता है? पहला देखिए कंसर्न ही होता है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, साइकियाट्रिस्ट की बात करें, उनको ये लगता है कि ये जो जेंडर आइडेंटिटी है, अगर कोई इंसान कहता है कि मैं सेक्सुअली स्ट्रेट नहीं हूं, तो ये डिसऑर्डर की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई हम आपको क्योर करेंगे, आपकी थेरेपी करेंगे ताकि आप वापस स्ट्रेट बन जाओ। अब अगर वो उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्ट्रेट नहीं है तो वो इस बात की चर्चा वहां पे कर रहे हैं, वो अपने स्टिग्मा, जो उनको सोसाइटी में स्टिग्मा फील होता है, उस बात की चर्चा वो डॉक्टर के साथ करने गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स उनको अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता। आमतौर पर क्या होता है कि LGBTQ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते नहीं हैं, बिकॉज सरकारी हॉस्पिटल्स में इस इशू को अच्छी तरह से एड्रेस नहीं करा जाता, तो वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने के लिए, ठीक है। जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं बाइसेक्सुअल लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बहुत इनएडिक्वेट है। Now what we need is a national focus on the LGBTQ community and their mental health। तो ये अगर हम बात करें प्रायोरिटी की, तो नेशनल फोकस होना भी जरूरी है, कम्युनिटी प्रायोरिटी होना भी बहुत जरूरी है, और साथ में गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होना भी बहुत जरूरी है। और मेंटल एग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ये चीजें और बढ़ चुकी हैं पिछले 2 साल से पैंडेमिक के बाद। सॉल्यूशंस की बात करें, देखिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की ज़रूरत है जहां पे हम इन लोगों की मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बना सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो स्कूल्स अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं, कम्युनिटी अथॉरिटीज़ की बात करें, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की बात करें, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, पुलिस पर्सोनल है, कि कैसे इन सबके साथ डायलॉग के जरिए हम मदद कर सकते हैं LGBTQ कम्युनिटी के लोगों के लिए कि वो सब इस बात को थोड़ा सेंसिटिवली समझ सकें और मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी इन लोगों की भी बन सके।
लेकिन बहुत स्पेशल एम्फोसिस देना पड़ेगा इनकी फैमिलीज को, बिकॉज देखिए अब जो एलजीबीटी की कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ बात डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा स्टिग्मा उनको अपने फैमिली से ही सुनने को मिलता है, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स बनते हैं उनके मेंटल हेल्थ के स्ट्रेस का। तो बहुत जरूरी है कि इनके फैमिलीज के साथ भी इंगेज करा जाए पीरियोडिकली, और इसको एक नेशनल प्रायोरिटी बनाना बहुत जरूरी है उनकी मेंटल हेल्थ को, ठीक है। अवेयरनेस और अदर स्टेप्स की बात करें, देखिए यहाँ पे एक इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी है जो कि बहुत सपोर्टिव है, सेफ है और एक्सेसिबल पॉइंट्स ऑफ हेल्थ केयर देता है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों को। अगर आप उनकी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो दैट विल कॉस्ट यू एंड द सोसाइटी अ ग्रेट अमाउंट। तो बहुत जरूरी है कि हम प्रिवेंटिव और सपोर्टिव एस्पेक्ट्स बना सकें जो कि एड्रेस कर सकता है मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। तो दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट एडिटोरियल के टुवर्ड्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जस्ट फाइन। ये छोटा सा आर्टिकल आया है, किस कंटेक्स्ट में आया तो पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, पिछले हफ्ते की बात है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, तो अगर हम ईपी एक्ट की बात करें, दिस इज एनैक्टेड अंडर द आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस केम इनटू फोर्स ऑन द नवंबर 1986। अब देखिए दोस्तों, इस एक्ट के चलते कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी गाइडलाइंस यहाँ पे स्थापित हैं जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए सरकार के द्वारा। इसमें जो फाइन्स की बात करें, सजा की बात करें, अगर आप इन्वायरमेंट को थ्रेटन कर रहे हैं, है ना, अगर आप इकोसिस्टम सर्विसेज को थ्रेटन कर रहे हैं, फॉरेस्ट लाइफ को हार्म पहुंचा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि एडिक्वेट रिस्पॉन्स सरकार का क्या होना चाहिए, उसमें ये बातें यहाँ पे मेंशन आ जाती हैं, ठीक है। फाइन्स या हम सजा की बात करें, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन आ जाती हैं। तो अगर आप वायलेट करते हैं द प्रोविजंस ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो अभी तक तो द वायलेटर कैन बी पनिश्ड, या तो आपको 5 साल की सजा हो सकती है, दैट कैन बी 7 years ऑफ जेल एज वेल, और फाइन आपको 1 लाख तक का हो सकता है, या आपको दोनों बातें भी हो सकती हैं, 1 लाख का फाइन भी हो सकता है और आपको 5 साल की जेल में सजा भी हो सकती है। अब हुआ क्या है, अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। अब वहां पे अब ये जो प्रपोज अमेंडमेंट्स रखी गई हैं, तो यहाँ पे फीडबैक मांगा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, बाकी स्टेक होल्डर्स के द्वारा, कि अब जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं ईपीए एक्ट की, उसको डीक्रिमिनलाइज करने की बात करी है। तो मिनिस्ट्री का ये कहना है कि अगर हम डीक्रिमिनलाइज कर देंगे एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द ईपी एक्ट को, तो जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है लोगों के माइंड में कि भाई हमको इतना फाइन देना पड़ेगा, हमको इतना जेल में जाना पड़ेगा, तो वो स्टिग्मा लोगों के माइंड में से रिमूव हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो बात प्रपोज रखी गई है वो ये है कि इम्प्रिजनमेंट को रिप्लेस कर दिया जाएगा विद मॉनिटरी पेनल्टी फॉर द लेस सवेयर कॉन्ट्रवेंशंस और फॉर द लेस सवेयर वायलेशंस अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई सीरियस वायलेशन है ऑफ द ईपीए विच इज लीडिंग टू ग्रीवियस इंजरी और लॉस ऑफ लाइफ, राइट, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दिस शैल बी कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द आईपीसी, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट्स प्रपोज करी गई हैं। और यहां पे एक और चीज प्रपोज करी गई है कि ये जो पेनल्टी लिवाई करी जाएगी, चलो डीक्रिमिनलाइज करा जा रहा है प्रोविजंस ऑफ द ईपीए को, तो चलो जेल में नहीं भेजेंगे लेकिन फाइन इकट्ठा करेंगे, फाइन बढ़ा देंगे, लेकिन जो फाइन इकट्ठा किया जाएगा वो कहां पे जाएगा, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में जाएगा, ठीक है। नाउ अब इस बात को इवैल्यूएट करें। देखिए जो प्रपोज क्वांटम ऑफ पोटेंशियल फाइन्स है, जो अभी 1 लाख रुपए तक था, है ना, 1 लाख रुपए तक था, या 5 साल की आपको जेल में सजा हो सकती थी, या 7 साल की जेल में सजा हो सकती थी, या आपको दोनों बातें हो सकती थी। अब वो जो फाइन है 5 करोड़ रुपए का कर दिया गया है, ठीक है। अब बात यहां पे ये समझने को है कि फाइन बढ़ा देने से क्या वाकई में कोई सोल्यूशन मिलेगा यहां पे। अब ये जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं, यहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात नहीं करेगी। तो जब अगर हम ग्रेव या ग्रीवियस वायलेशन ऑफ द ईपी एक्ट की बात करते हैं, तो सबसे ग्रेव वायलेशन ऑफ ईपी एक्ट तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ होगा, लेकिन ये बातें तो इस अमेंडमेंट में कवर ही नहीं करी गई है। अब हम क्या, इंडिया क्या, अमेरिका हो या यूरोप हो, वो उनके पास भी यही तरीका है कि एनवायरमेंटल क्राइम्स को अगर लड़ना है, एनवायरमेंटल क्राइम्स से अगर काउंटर करना है, तो फाइन लगा दीजिए। तो फाइनिंग इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ पनिशमेंट। तो चलो जेल नहीं भेजेंगे, फाइन लगा देंगे, राइट। अगेन अब हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी हिस्ट्री है ऑफ द वायलेशंस एज वेल एज द वोफुली स्लो रिड्रेस सिस्टम। देखिए हम अपनी जुडिशरी की बात करें तो ऑलरेडी हमारे जुडिशरी के पास सिविलियन केसेस हो, क्रिमिनल केसेस हो, उसका बहुत बड़ा बैकलॉग है। लेकिन एक एनालिसिस बताता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा बैकलॉग ऑफ केसेज ऑफ एनवायरमेंटल वायलेशंस भी हैं, ठीक है, जो कि पिछले 30 साल से पुराने केसेस चलते आ रहे हैं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम ये समझ लें कि एनवायरमेंटल लॉज कौन से हैं हमारे देश में। एक तो ईपीए एक्ट हो गया 1986, एक आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया 1980, डब्ल्यूपीए यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो ये हमारे मेन एनवायरमेंटल लॉज है हमारे देश में। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, अभी हमने बात करी कि बहुत पेंडेंसी है, बैकलॉग ऑफ केसेस हैं जो कि हमारे वायलेशन है, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज के जो एनवायरमेंटल क्राइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो क्या सिर्फ फाइन लगा देने से
जो हमारी जो केसेस है, जो बैकलॉग जो हमारा चल रहा है, क्या वो कम हो जाएगा? ठीक है, तो जरूरी क्या है, लार्ज एनवायरमेंटल फाइन्स को फिर से चैलेंज किया जाएगा कोर्ट्स के अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट्स के अंदर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो। ठीक है, विच विल ऐड टू द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ टार्डी जस्टिस, यानी कि फिर से वो जो केसेस हैं वो और लंबे खींचे जाएंगे। तो जस्टिस फॉर, यहां पे अंत में जो बात समझने वाली है वो ये आती है कि अगर आपने इंसाफ देना है एनवायरमेंटल क्राइम्स के लिए तो उसको बहुत क्विकली डिस्पेंस ऑफ करना जरूरी है। स्विफ्ट जस्टिस की यहां पे बात आ जाती है। एंड इक्विटेबली बिफोर सजेस्टिंग एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स और एनी काइंड ऑफ चेंजेस विद द लॉ। तो सिर्फ फाइन बढ़ा देने से, चाहे वो 5 करोड़ हो, चाहे वो 10 करोड़ हो, इन्वायरमेंटल क्राइम्स कम नहीं होंगे। इस फाइन्स को चैलेंज करने के लिए फिर से लो कोर्ट्स में जाएंगे। ठीक है, खास करके जो कॉर्पोरेट कंपनीज की बात करें, स्टील कंपनीज की बात करें, माइनिंग कंपनीज की अगर हम बात करें, और ये केसेस फिर लंबे ही चलते रहेंगे। तो खैर अभी अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट नहीं करी हैं, अभी तो सजेशंस लोगों से मांगे हैं। आने वाले टाइम में देखते हैं कि कितनी ये अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट की जाती हैं या नहीं की जाती हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? क्वेश्चन ऑफ द डे इज डिस्कस, बहुत इजी क्वेश्चन है जिसको आप 200 शब्दों में भी आंसर कर सकते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग इन इंप्रूविंग द मेंटल हेल्थ फॉर द LGBTQ कम्युनिटी। इसको 200 शब्दों में आप आंसर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, जाने से पहले जैसे कि आप जानते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। तो यदि आप आना चाहते हैं, चंडीगढ़ आना चाहते हैं, मोहाली आना चाहते हैं, हमारे ऑफलाइन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए, अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए। अकोमोडेशन सर्विसेज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर हम कोर्सेज की बात करें, यदि आप ऑफलाइन नहीं भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, अगर आप ऑनलाइन ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सोशियोलॉजी की बात करें या PSIR की बात करें या GS की बात करें, एक डिफरेंस है कि GS में आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अब नहीं मिलेंगे। ठीक है, GS में आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होगी, ऑफलाइन होगा। लेकिन अगर मैं सोशियोलॉजी या PSIR की बात करूं तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस और ऑफलाइन तो क्लासेस हैं ही हैं, साथ में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो बाकी दोस्तों, फीचर्स यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। जब आप डाउनलोड करेंगे, PDF आप डाउनलोड करेंगे, इसमें ये फीचर्स भी पढ़ सकते हैं, क्या क्या फीचर्स है हमारे सोशियोलॉजी, PSIR और जनरल स्टडीज के कोर्सेज की। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर हम कल और चर्चा के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।